नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा प्रस्तावित है और उसमें बहुत ही कम समय अब बचा हुआ है। तो हाँ, हम अब जो है हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के एग्ज़ाम के पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ लगी हुई हैं, क्रम से हम उन कहानियों के बारे में समझेंगे, उनके बारे में एक संक्षेप में हम उसको समझेंगे, जिससे आप लोग कम समय में जो आपका पाठ्यक्रम है उसको कवर कर सकें। तो आज इसी क्रम में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वापसी। वापसी कहानी उषा प्रेमदा की एक महत्वपूर्ण कहानी है। आप देखें तो उषा प्रेमदा जी की एक महत्वपूर्ण कहानी है। अगर इसके प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था अगस्त 1960 ईस्वी में। अगस्त 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। और अगर डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में हम देखें तो नामवर सिंह ने कहा है कि नामवर सिंह ने इसे 7वें दशक की सबसे नई कहानी कहा है। अब अगर इसकी शैली की बात करें तो चित्रात्मक शैली में जो है चित्रात्मक शैली में जो है पूरी लिखी गई है। अधिकतर जो इसके शब्द हैं ऐसे चित्र, ऐसे बिंब बनाते हैं कि सारी चीज ऐसा लगता है जैसे पाठक के सामने मूर्तवत उपस्थित हो जाती है। कहानी के जो मुख्य पात्रों की बात करें उससे पहले एक कहानी के बारे में और देखते हैं कि उषा प्रेमदा जी की एक और कहानी है, जिंदगी और गुलाब के फूल। तो जिंदगी और गुलाब के फूल की जो कहानी है, कहानी का जो कथ्य है, उसमें उसका जो केंद्रीय पात्र सुबोध है। सुबोध और इस कहानी के वापसी कहानी के जो गजाधर बाबू हैं, जो गजाधर बाबू जिसके केंद्रीय पात्र हैं, दोनों मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। सुबोध जहां आत्मसम्मान के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता है और उसके बाद कुंठा और अपमान से जो है जीवन काटता है, मानसिक अपमान पीड़ा को सहन करता है। वहीं गजाधर बाबू को अगर हम देखते हैं तो जो गजाधर बाबू हैं वो 35 वर्ष रेलवे में कर्मी रहते हैं, नौकरी करते हैं और उसके बाद वो सेवानिवृत्त होते हैं। उनकी मानसिकता है कि किस प्रकार वो जब अपने घर में वापस आते हैं तो उनके घर में उनके लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। जिस परिवार के लिए वो 35 वर्ष तक नौकरी करते हैं, हर महीने पैसे भेजते हैं, हर महीने रुपए भेजते हैं, उस परिवार में किसी कमरे में उनके लिए जगह ही नहीं है। वो जो व्यथा है गजाधर बाबू की, वो इस कहानी में स्पष्ट की गई है। गजाधर बाबू इस कहानी के केंद्रीय पात्र हैं और गजाधर बाबू के माध्यम से जो सेवानिवृत्त कर्मी हैं उनकी स्थिति का जो है अंकन करना उषा प्रेमदा जी जो लेखिका है इसकी, उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। अब हम इसके मुख्य पात्रों की अगर बात करें तो जो इसका केंद्रीय पात्र है वो है गजाधर बाबू। गजाधर बाबू इसके केंद्रीय पात्र हैं। ये गजाधर बाबू 35 वर्ष रेलवे की नौकरी करते हैं, उससे सेवानिवृत्त हैं, एक कर्मचारी हैं। गजाधर बाबू की पत्नी है। उसके बाद गणेशी है। गणेशी जो है वो रेलवे में जब वो रह रहे होते हैं रेलवे क्वार्टर में, तो इन्हें जो है नौकर जो मिला हुआ है जिनकी सेवा करता था, तो ये गणेशी है जो इनका बहुत ख्याल रखता था, बहुत ध्यान रखता था, गणेशी। उसके बाद इनका पुत्र है अमर जो विवाहित है और उसकी पत्नी भी है। इनकी 2 पुत्रियां हैं, एक कांति है जो विवाहित है और एक दूसरी है जो बसंती है जो कि अविवाहित है। उसके बाद शीला जो है एक पड़ोसन है। शीला पड़ोसन है, मतलब इनका जो घर है उसके बगल की पड़ोसन है, जिसके घर में इनकी पुत्री बसंती अक्सर आया जाया करती है। उनके घर में कुछ नवयुवक लड़के हैं, इसे वहीं जाने में अच्छा लगता है, तो ये वहां आती जाती रहती है। उसके बाद एक और पात्र है सेठ रामजी मल। सेठ रामजी मल की जो मिल है वो जहां ये नौकरी करते थे रेलवे में, रेलवे क्वार्टर के पास ही में जो है गजाधर बाबू नौकरी करते थे, वहीं पर जो है सेठ रामजी मल की मिल थी, तो इनसे उनका संपर्क था, आना जाना था। वहां के मजदूर भी इनके पास आते जाते रहते, रुकते बैठते रहते थे, तो ये रामजी मल है। अब इस कहानी को अगर हम देखते हैं कि इस कहानी में है क्या, तो कहानी का प्रारंभ होता है गजाधर बाबू की उस खुशी के साथ। गजाधर बाबू
उस खुशी के साथ कि हम अब 35 वर्ष की सेवा से सेवानिवृत्त होकर अपनी पत्नी से मिलेंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे। उनको लगता था कि उनका जीवन सफल है, उन्होंने शहर में मकान बनवा लिया है, बच्चों की शादी कर दी, एक लड़की की शादी कर दी, एक लड़के की शादी कर ली, और बाकी एक लड़की बची है उसकी भी वो शादी कर देंगे। तो ये उन्हें लगता था। और वो जब जाने लगते हैं तो उनका जो नौकर गणेशी है वो कहता है कि मेरी पत्नी ने कुछ लड्डू बना दिए हैं, हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं, लेकिन बड़े प्रेम से बनाया है। तो वो बहुत ही उससे लगाव मानते हैं, वो बहुत ध्यान रखता है। तो कहते हैं बिटिया की शादी कर लेना जल्दी से। तो वो जो है अंगोछे से अपना मुंह आंखें पोंछ कर कहता है कि मालिक आप लोग ही सहायता करेंगे तो हो जाएगा। तो फिर वो वहां से आते हैं और जैसे ही वो अपने घर में एंट्री करते हैं, घर के अंदर आते हैं, बिना खांसे वो अंदर चले जाते हैं, बिना किसी संकेत के। तो देखते हैं उनका जो बेटा अमर है वो किसी फिल्म की, रात में जो फिल्म देख के आया है उसकी एक्टिंग कर रहा है। और जो उनकी बेटी बसंती है वो हंस रही है। और उनकी जो पत्नी है, अमर की जो पत्नी है, मतलब इनकी जो बहू है, वो क्या है, वो बिल्कुल तन बदन का उसे होश नहीं है, मतलब शरीर का होश नहीं है, पल्ला कहाँ, शरीर कपड़े कैसे, और वो भी हंस रही है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो सबको बहुत अजीब लगता है। तो ये भी उस मनोविनोद में ये भी शामिल होना चाहते हैं और कहते हैं क्यों अमर, काहे की नकल चल रही थी, किसकी एक्टिंग कर रहे थे। तो अमर बिल्कुल सबका जाता है और जल्दी से वो घूंघट करती है वो बहू, और बसंती जो है हंस रही होती है। तो इन्हें थोड़ा खिन्नता होती है। फिर ये घर में जब जाते हैं तो देखते हैं कि इनकी जो चारपाई है उसके लिए पूरे घर में कहीं जगह नहीं है। एक कमरा है वो बेटी बहू के लिए है, एक बेटी के लिए है, और इनके लिए वहां पर कोई जगह नहीं है। तो बैठक में ही जैसे किसी अतिथि के लिए एक कुर्सी, एक जो है चारपाई डाल दी जाती है, वैसे ही इनके लिए चारपाई डालकर उसी बैठक में व्यवस्था कर दी जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अस्थायी व्यवस्था हुई है, कोई मेहमान है, ये 4 दिन के लिए हैं, इस तरह की व्यवस्था है। कभी इनकी चारपाई इधर, कभी इनकी चारपाई उधर, और इसी व्यथा से वो पीड़ित रहते हैं कि आज जिस घर को बनवाने में इन्होंने 35 साल लगा दिए और जिस घर के लिए उन्होंने इतना किया, आज उसी घर में उनके लिए स्थान शेष नहीं रहा। अब धीरे धीरे क्या होता है कि चूंकि ये पुरानी मानसिकता से हैं और एक गार्जियन है, तो ये रोक टोक करते हैं। सबसे पहले तो इनकी माँ शिकायत करती हैं कि जूठे बर्तन पड़े हुए हैं और कोई काम भी सुनने वाला नहीं है। तो ये बेटी से कहते हैं अधिकार से कि कल से शाम का जो भोजन होगा वो तुम बनाओगी और सुबह का भाभी तुम्हारी बनाएंगी। तो बेटी बिल्कुल मुंह बिदकाकर चली जाती है और उसे ये चीज पसंद नहीं आती। कहती है बाबूजी मुझे पढ़ना भी है, और चली जाती है, मैं पढ़ूंगी, खाना बनाऊं। और जैसे ही आती तो माँ कहती है कि अरे पढ़ने का तो बहाना है, पढ़ती तो है ही नहीं, ये तो बस घूमती रहती है। शीला के घर चली जाती है, शीला के घर में नवयुवक लड़के हैं, इसको वही अच्छा लगता है। अब ये सारी चीजें हैं। अब गजाधर बाबू के मन में रोष आता है धीरे धीरे। अब उसे असहज प्रतीत होता है। अब जब रात का वो खाना बना के लाती है, खाना ऐसा बना देती है कि बिल्कुल एक और भी ना खा बसंती। तो गजाधर बाबू तो खा लेते हैं, लेकिन उनका बेटा जो अमर है वो कहता है कि ऐसा खाना मैं नहीं खाऊंगा, और उठ खड़ा होता है। कहता है इससे तुम्हें किसने कहा था खाना बनाने के लिए। तो कहीं बाबूजी ने कहा था कि बाबूजी को भी बड़े बड़े कुछ नहीं सोचता, और वो हट जाता है। अब जो है अपनी पत्नी से ये कहते हैं बाद में गजाधर बाबू कि इसे तो इतनी बड़ी लड़की हो गई, इसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं है। जबकि गजाधर बाबू की ऐसी मानसिकता है कि वो लड़कियों को लेके थोड़ा ये मानते हैं कि लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, पढ़ने को इतना वरीयता नहीं देते। जबकि इन्होंने लड़के को टोकना चाहिए कि जैसा बना है खा लो, जब मैं खा लिया तुम भी खा लो। अब एक ये, फिर दूसरे दिन ये जा रही होती शीला के यहाँ, जैसे मैं बताया शीला के यहाँ जाती है और वहाँ नवयुवक लड़के हैं। तो ये रोक लगाते हैं कि कहाँ जा रही हो, नहीं जाना है, बिल्कुल जाओ, पढ़ो जाके अंदर। तो वो मुंह बना के लेट जाती है। तो पत्नी आती, कहती क्या कह दिया आपने, बिल्कुल ये तो खाना नहीं खा रही। तो कहती लड़की का इतना वो हो गया कि मना कर दिया तो खाना छोड़ दिया, बाप से बात नहीं करेगी। और फिर वो पीछे के रास्ते से आती जाती रहती है और इनसे
नजर बचाती रहती है। अब ये क्रम है कथा का। उसके बाद और एक तीसरा एक मुद्दा आता है कि जब सारी चीजें हो जाती हैं और बिल्कुल एक और मुद्दा आता है इसमें कि जो इनका बेटा अमर है, अमर कहता है कि मैं अलग रहूंगा, मतलब मैं अलग रहूंगा, अब मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगा। तो गयाधर बाबू पूछते हैं कि अलग क्यों रहेगा, क्या ऐसी स्थिति पहले भी थी? क्या नहीं, पहले तो अमर घर का मालिक था, वो चाहता था वही होता था, उसके दोस्त यहाँ आते रहते थे, उनके लिए चाय नाश्ता अंदर से आता रहता था, बसंती को भी वही अच्छा लगता था, और अब वो चल नहीं पा रहा तो अलग रहने कहता है। तो गजाधर बाबू कहते हैं कि जल्दी में निर्णय ना ले, ऐसी कोई बात नहीं है। अब गजाधर बाबू के मन में ये आता है कि मैं बोलना ही बंद कर दूं। जब बहू से कहते हैं खाना बनाने के लिए, तो बहू 5 दिन का राशन 15 दिन का राशन 5 ही दिन में बना देती है, कूड़ा घी का डिब्बा ही उड़ेल देती है। मतलब काम जानबूझकर ये दोनों बिगाड़ देते हैं जिससे काम ना करना पड़े। अब गजाधर बाबू ने सोच लिया कि अब हम नहीं बोलेंगे बीच में, हम मेहमान की तरह पड़े रहेंगे, जो जैसा कहेगा करने दो। तो जब अमर पैसा मांगता है तो चुपचाप पैसे निकाल के दे देते हैं, और वो बिल्कुल कुछ नहीं टोकते। बसंती रात में घूम के आती है तो भी वो कुछ नहीं कहते, सोचते हैं कि जब सबको बुरा लगता है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, और ये सोचते हैं, लेकिन वो अंतर से कुंठित है। तो लेकिन पत्नी को भी उनका ये रूप नहीं दिखता, मतलब उनकी पीड़ा नहीं दिखती, और पत्नी को दूसरा अच्छा लगने लगता है कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ, लड़के बड़े हो गए, जैसा करें करें, हमारा जो कर्तव्य था हमने कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, अब जो करना है करें। और इससे गजाधर बाबू को और पीड़ा होती है कि पत्नी भी उनकी पीड़ा नहीं समझ रही है, तो वो बिल्कुल एकदम अनमनस्क और बिल्कुल वैसे रहने लगते हैं, घर में एक मेहमान की तरह। फिर इतना सब बचाने के बाद भी, इतना निश्चय करने के बाद भी एक दिन बोली उठते हैं। एक दिन पत्नी नौकर की शिकायत कर रही होती है कि नौकर को देखो, कोई काम सुनता नहीं, जाता है बाजार सब्जी लेने और पैसे काटता है, पैसे बचा लेता है, पैसे अपनी जेब में डालता है। अब इस बात पर गजाधर बाबू कहते हैं कि उन गजाधर बाबू को बराबर ये लगता है कि जो मेरे घर की कमाई है उस हिसाब से खर्च ज्यादा हो रहा है। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा करो, नौकर को हटा दो। पत्नी कहती है कि मैं किसका किसका पेट काटूं, मैंने पूरा जीवन पेट काटा है। गजाधर बाबू को लगता है कि मतलब सारी समस्या की जड़ मैं ही हूं। नौकर को हटा देते हैं पिताजी। अमर घर से आता है, ऑफिस से आता है, नौकर नौकर चिल्लाता है, नौकर रहता नहीं है। तो बहू कहती है कि इनकी बहू कहती है कि बाबूजी ने नौकर को हटा दिया है। तो कहते बाबूजी को भी कुछ नहीं सोचता, घर में पड़े पड़े बस यही सब करते रहते हैं, और मुझसे नहीं होगा कि मैं गेहूं पिसवाने जाऊं साइकिल से। बसंती कहती है कि मैं स्कूल कॉलेज में जाऊं और घर में झाड़ू भी लगाऊं, मुझसे नहीं होगा। और दोनों बिफर जाते हैं बिल्कुल। अब पत्नी भी उनकी ही साइड एक तरह से लेती है, बच्चों की, कहती है हाँ इनको तो कुछ नहीं है, तुम्हारी बहू को भेज दिया खाना बनाने के लिए, उसने 15 दिन का राशन 5 दिन में उड़ेल दिया, खत्म कर दिया। इन्हों को भी कुछ नहीं सोचता, इन्हें भी पड़े पड़े, ये नहीं कि बूढ़े हो गए हैं अपने काम से मतलब रखें, इन्हें इधर उधर की बहुत सोचती है। पत्नी क्या है, पत्नी बच्चों की तरफ शिफ्ट कर जाती है और इनसे शिकायत भी करती है। तो अब इसके बाद स्थिति क्या आती है, जो ये सेठ रामजी मल है, इनके यहाँ से एक पत्र आता है, नौकरी के लिए उन्होंने कहा होता है, फिर से मतलब इतना खिन्न हो जाते हैं अपने घर से कि फिर से नौकरी करना चाहते हैं। तो ये सेठ रामजी मल जो है, जो इनकी मित्रता थी पहले, इन्हें याद आता है अपना वो दिन रेलवे वाले, जब गणेशी इनके लिए सुबह सुबह जलेबी और चाय तैयार कर देता था, और पैसेंजर ट्रेन भले लेट हो जाए लेकिन उसका नाश्ता कभी लेट नहीं होता था। तो ये सोचता था कि वो गैर हो के इतना अपना था, इतना ख्याल रखता था, और ये अपने होके जिनके लिए पूरा जीवन हमने दे दिया, वो हमें बोझ समझते हैं। तो ये फिर सेठ रामजी मल को एक पत्र लिखता है और वो इसे नौकरी पे बुला देते हैं। तो जैसे ही ये बाहर निकलता है और पत्नी को पत्र दिखाता है और कहता है कि देखो सेठ रामजी मल से मैंने नौकरी के लिए कहा था और उन्होंने नौकरी के लिए बुलाया है, मैं फिर से नौकरी करने जा रहा हूँ। तो पत्नी प्रसन्न हो जाती है। फिर ये कहते हैं कि आप भी चलोगे मेरे साथ, तुम भी चलोगे मेरे साथ। तो पत्नी कहती है कि अब मैं चली जाऊंगी तो बच्चों को यहाँ कौन देखेगा, सयानी लड़की है, जवान लड़की है, उसे कौन देखेगा। तो खैर इन्हें दुख होता है अंदर से कि 35 साल तो मैं पत्नी से अलग रहा और आज मैं फिर वापस जा रहा हूँ तो पत्नी भी मेरे साथ नहीं जा रही।
लेकिन जैसे ही ये घर में पता चलता है, अमर जल्दी से रिक्शा मंगवा देता है और इनका बिस्तर उस्तर पैक करके रख देता है। किसी को कोई दुख नहीं होता, बड़ा ठाके मारते हैं कि चले जाएंगे। अब एक कांटा जो है, जो चुभ रहा था, वो चला जाएगा। और जैसे ही ये बैठते हैं और पुनः जो है मतलब सेठ रामजी मल के यहाँ नौकरी करने के लिए मिल में वापस जाते हैं, घर में ठहाके मचने लगते हैं। कल कौन सी सिनेमा पिक्चर देखने चल रहे हो सिनेमा में? बसंती कह रही भैया मैं भी चलूंगी, पत्नी भी हंसती है और सारी चीजें फिर यथावत हो जाती हैं। तो ये कहानी का एक सार है, जिसे हमें समझना है, ये जिस्ट है कहानी का। अब आप देख सकते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद की जो मानसिकता है, आज मतलब मैत्री उषा प्रेमदा जी ये स्पष्ट कर देती हैं कि आज की जो पीढ़ी है वो संस्कार विहीन है, वो उपयोगितावादी है, वो केवल स्वार्थी है, उपयोगितावादी है। उन्होंने देखा कि पिता की नौकरी अब नहीं रही है तो ये अनुपयोगी हो गए हैं, तो उन्हें बिल्कुल किनारे कर दिया। तो इसको स्पष्ट करती हैं कि इस गजाधर बाबू एक तरह के एक ऐसे प्रतीक के रूप में आए हैं जो सेवानिवृत्त सभी व्यक्तियों का एक प्रतीक बन गए हैं और उनकी जो जीवन की व्यथा है उसको कहानी के माध्यम से उषा प्रेमदा जी ने बहुत जो है मजबूती के साथ सशक्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो यही कहानी की मुख्य बातें थी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तब तक आप आगे की कहानी के लिए हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर आलोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम। धन्यवाद।